हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उनको बता देगा हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी और कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको आप सभी लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। और ये जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं जिसमें डीएलएड का फॉर्म भरा है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों के लिए क्लासेस है, इतने याद रखिएगा। क्लास का जो समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस आती है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखेंगे आप लोग, और इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़े अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन, तो आप में आके इंस्टाग्राम पे फॉलो के परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे को इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाके आप वहाँ पे हमें फॉलो करके मैसेज कीजिए, आपकी पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी एग्जाम के रिलेटेड जो भी होगा, ठीक है। बाकी अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ का हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर, परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे को इसका लिंक मिलेगा। तो फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से आप सब लोग जुड़िए। वहाँ पे पीडीएफ के साथ जो क्लासेस का अपडेट और डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है, ठीक है। और आपको टाइम टू टाइम जो है क्लासेस मिल जाती है, ठीक। और आपका जो एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग जुड़े रहिए, ठीक। बाकी जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए है, जहाँ पे आपका बीएड का इंट्रेंस सिस्टम 2024 का होने वाला है। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, यूपी बीएड का जो फॉर्म है, यूपी बीएड का फॉर्म आपका आ चुका है, और 3 मार्च को जो है इसका लास्ट डेट है। तो जाके जिसने अभी तक भरा नहीं है, जाके फॉर्म भर दीजिए। और 24 अप्रैल को जो इसका एग्जाम होने वाला है। और बिहार बीएड वालों को जो एग्जाम है, सॉरी डीएलएड वालों का, ठीक है, उनका भी डेट अभी आया नहीं, लेकिन 6 तारीख से जो है उसका एग्जाम है। तो याद रखिएगा, ठीक है। डीएलएड वालों की बात करूँ तो डीएलएड वालों का जो एग्जाम है 6 से 12 मार्च तक होने वाला है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। हाल ही में यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 निम्न में से किसे दिया गया, बताइए। हाल ही में यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 निम्न में से किसे दिया गया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ईरान के लोगों को, श्रीलंका के लोगों को, यूक्रेन के लोगों को, या जापान के लोगों को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे यूक्रेन के लोगों को, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे दूसरा नंबर क्या देगा, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप 2023 का मेजबान देश था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि एएफसी एशियाई कप 2023 का मेजबान देश है साथियों। तो आपका सही उत्तर साथियों आपका यहाँ पे कतर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे, तीसरा नंबर बताएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या देगा। मोनोजाइट किसका अयस्क है, मोनोजाइट जो है किसका अयस्क है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मोनोजॉइट जो है साथियों अयस्क थोरियम का, जो आपका बीएल अभी कब देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। यह जो है केरल के मालाबार के समुद्री तटीय मोनोजॉइट रेत में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें, चौथा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने जो है किस में कार्बन नहीं होता है, हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में, या इनमें से किसी में नहीं। निम्न निम्न में से किसमें जो है कोयला नहीं होता है ना, कार्बन नहीं होता, ठीक है। कार्बन नहीं होता, निम्न में से किसमें जो है कार्बन नहीं होता है। तो कार्बन देखिए आपका हीरा में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, कोयला में भी होता है, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला जो है तीनों कार्बन के अपरूप है, ठीक है। तो आपका जो इनमें से कोई नहीं, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब में कार्बन होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पांचवा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, बताइए। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
इसका राइट आंसर हो जाता है आपका पाक जल संधि, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का आपका पाक जल संधि यानी कि पाक जल दमन मध्य इतने याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका छठा नंबर प्रश्न बताइएगा राइट आंसर को। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्य मित्र के या वसुमित्र के। देखिए प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि जो है शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका सातवां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर का। वास्को डिगामा किस वर्ष जो है कालीकट में उतरा था बताइए। आपका राइट आंसर साथियों 1498 ईस्वी में, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, वास्को डिगामा जो है वर्ष 1498 में जो है कालीकट के तट पर उतरा था। ठीक है, वास्को डिगामा जो है समुद्री मार्ग द्वारा भारत आने वाला तथा उत्तमाशा अंतरीय के पार पहुंचने वाला पहला यूरोपियन नाविक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका सात आठवां नंबर प्रश्न बताएंगे राइट आंसर को। देखिए क्या दिया गया है। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करते हैं कौन सी है बताइए। एक ग्रंथि है जिसमें आपका अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करते हैं कौन सी है बताइए। पीयूष ग्रंथि है, थायराइड है, अग्नाशय है या अधिवृक्क है, कौन सी है। तो आपकी ये जो ग्रंथि है साथियों अग्नाशय है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि जो है मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। यह जो है बहिःस्रावी तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। ठीक है, अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स का श्रवण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न पे उत्तर देंगे राइट आंसर होगा। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है बताइए। प्रोटीन, मक्खन, विटामिन, ग्लूकोज। कौन सा भोजन जो है तुरंत शक्ति प्रदान करता है शरीर को हमारे। तो आपका राइट आंसर साथियों ग्लूकोज, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज जो है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिस कारण यह तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ग्लूकोज जो है स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 10वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संपादक कौन है थे बताइए। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे साथियों। तो आपका सही उत्तर साथियों मोतीलाल नेहरू, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। स्वतंत्र समाचार पत्र के संपादक मोतीलाल नेहरू थे। इस समाचार पत्र को जो है मोतीलाल नेहरू ने जो है 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद में प्रकाशित किया, लेकिन अंग्रेजों के दमन के कारण 2 साल बाद इसे जो है बंद करना पड़ा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 11 नंबर पर बताइएगा राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनैतिक गुरु माना था बताइए। तो आपका सही उत्तर है तो गोपाल कृष्ण गोखले को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। ठीक, याद रखिएगा। क्लियर है ना सभी को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आपका 12 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा बताइए। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत का मानक समय मेरिडियन की बात की जाएगी साथियों तो 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर हो जाएगा। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पूर्व मिर्जापुर से गुजरती है, इतने याद रखेंगे। ठीक है, मानक समय रेखा भारत में देखिए 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, और भारत मानक समय की स्थापना जो है आपकी 1 सितंबर 1947 को की गई थी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर पर बताइएगा राइट आंसर। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना किसने की बताइए।
हम कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर साथियों पीसी महालनोबिस ने जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो है पीसी महालनोबिस ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने याद रखिएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान अनुसंधान जो है शिक्षण एवं सांख्यिकी के अनुप्रयोग, प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के प्रति समर्पित एक अद्वितीय संस्थान है। ठीक है, और इसकी स्थापना आपकी 17 दिसंबर 1931 को हुई थी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 14 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा जो है संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? तो आपका राइट आंसर सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है, तो जो आपका दिया गया ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति आदि जो है संघ सूची के मुख्य विषय हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 15 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, अगस्त क्रांति के विरोध में था, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध था, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम था, या नमक कर के विरुद्ध था? बताइए क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर साथियों नमक कर के विरुद्ध में था, जो आपका दिया गया पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था, जिसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को डांडी से की थी। इसको डांडी यात्रा भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 16 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस शासक ने जो है भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? बताइए किस शासक ने जो है भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने जो आपकी भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। ठीक है, क्लियर है सभी को, इसके बारे में याद रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक को देखिए गाजी मलिक भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। ठीक, ये बात भी इसके बारे में आप सब लोग याद रखेंगे। इसने जो है दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर जो है तुगलकाबाद नामक एक नया शहर स्थापित किया था। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 17 नंबर पे। देखिए क्या दिया गया है? भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए भद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए ये आपका कर्नाटक में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक, क्लियर है। और ये जो है हाथियों के संरक्षण के लिए अभयारण्य बनाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखेंगे 18 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाए? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? बताइए, मैंने आपको बताया था नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कौन सी नदी जो है आपकी अरब सागर में गिरती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों नर्मदा नदी जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। नर्मदा नदी जो है आपकी अरब सागर में जाके गिरती है, बाकी जो है आपकी इधर बंगाल की खाड़ी में जाके गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी जाके इधर बंगाल की खाड़ी वाले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 19 नंबर पर बताएंगे आइटम क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? बताइए उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, एशिया है, या अफ्रीका है? तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखें 20 नंबर बताइएगा सही उत्तर क्या देगा? निम्नलिखित में से किस शहर में जो है सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? बताइए किस शहर में जो आपका सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों आपका आगरा शहर में, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर। सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। ठीक है, भारत सरकार ने जूता उद्योग के विकास के लिए जो है आगरा में वर्ष 1963 में लघु उद्योग विकास संस्थान के रूप में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। 1966 में यह स्वतंत्र संस्था के रूप में जो है भारत सरकार की संस्था बन गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 21 नंबर पर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा एकाधिकार किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? बताइए एकाधिकार जो है किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे
मांग के नियम का जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। मांग का नियम जो है वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को दर्शाता है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होता है। एकाधिकार मांग के नियम का आधार पर जो है मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 22 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। आर्थिक आयोजन का अनिवार्य अभिलक्षण है क्या, बताइए। आर्थिक आयोजन का एक अनिवार्य अभिलक्षण क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे समाजवादी व्यवस्था का है। ठीक है, भारत में सामाजिक भारत में सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए जो आर्थिक आयोजन को अपनाया गया। भारतीय नियोजन का उद्देश्य जो है समाज में समाजवादी अर्थव्यवस्था लाना था। इन इसे जनसंख्या को सामाजिक न्याय तथा समानता सुनिश्चित करके प्राप्त किया जा सकता है। आर्थिक आयोजन जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था को एक अनिवार्य अभिलक्षण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 23 नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। HYV कार्यक्रम को भारत में रिक्त स्थान भी कहा जाता है क्या, बताइए। HYV कार्यक्रम को भारत में और क्या भी कहा जाता है, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, पारंपरिक कृषि या नव कृषि नीति। तो देखिए HYV को भारत में आपका नव कृषि नीति भी कहा जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस नई नीति के द्वारा जो है उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम पर आधारित जोर दिया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम जो है HYV को वर्ष 1966 से 63 के दौरान देश के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया और इसे जो है गहन कृषि जिला कार्यक्रम नाम दिया गया। ठीक है, प्रारंभ में HYV का प्रयोग जो है गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का में ही किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 24 नंबर क्या देगा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बताने की आपसे लोग कोशिश करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर साथियों आपकी वर्ष 2001 में जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, वर्ष 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाई गई थी। ठीक, क्लियर है। इस नीति का उद्देश्य जो है महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और महिलाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त कर यह सुनिश्चित करना कि वे जीवन के हर क्षेत्र में और गतिविधि में खुलकर भागीदारी कर सकें। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 25 मत पात्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था कहाँ पर, बताइए। मत पात्रों का जो है सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया गया था, तो आपका राइट आंसर साथियों प्राचीन यूनान में जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 26 नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अपनाया गया था, बताइए, बनाया गया था, हमको बताता है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आय जो है किस वर्ष बनाया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों वर्ष 1992 में जो आपका दिया गया पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। वर्ष 1992 में जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 का अधिनियमन कर इसे जो है वैधानिक निकाय बनाया गया था। ठीक है, वर्ष पूर्व में वर्ष 1978 में गृह मंत्रालय द्वारा पारित एक संकल्प में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 5 जो है सदस्य होते हैं तथा इन सभी का चयन जो है अल्पसंख्यक समुदाय में से किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका क्या देगा 27 नंबर क्या देगा, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है, बताइए। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है, देखिए फलों के मीठे स्वाद का जो कारण होगा फ्रैक्टोस होता है। फ्रैक्टोस जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 28 नंबर क्या है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध। तो देखिए सबसे चमकीला ग्रह आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे शुक्र ग्रह जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसे जो है सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका देखेंगे 29 नंबर क्या देगा, राष्ट्रीय ध्वज
के धर्म चक्र में कितनी तीलियां यानी कि स्पोक्स हैं, बताइए। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर साथियों 24। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में के मध्य में सफेद पट्टी पर जो है धर्म चक्र अंकित है, जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। इसमें जो 24 तीलियां हैं, ठीक है। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका 30 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। किसी किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है, बताइए। किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है निम्नलिखित में से कौन तय करता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है, ठीक है। किसी भी तत्व का संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 31 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है क्षयकारी बल है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है आपका क्षयकारी बल होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर घर्षण बल, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब दो पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं एवं एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, तब इनके संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है जो वस्तुओं की गति का विरोध करता है। यह जो है घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। घर्षण बल जो है क्षयकारी बल है, यह बल सदैव संपर्क में रखी वस्तु के बीच उनकी गति का विरोध करता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर क्षयकारी बल आपका कौन सा होता है, तो घर्षण बल होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 32 नंबर। यदि किसी प्रतिरोधक तार का लंबा अगर किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या सभी का सभी होता है, क्या होता है। तो देखिए यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध जो है क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 33 नंबर क्या देगा। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है, बताइए। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा साथियों। तो देखिए तीसरा ध्रुव आपका परिणामी ध्रुव कहलाएगा, ठीक है। परिणामी ध्रुव कहलाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही था। किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव आपका परिणामी ध्रुव कहलाएगा। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को आपका देखिए चुंबकीय अक्ष कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 34 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर का। ल्यूमेन एकक है किसका, बताइए। ल्यूमेन किसका एकक है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ल्यूमेन जो है एकक हो जाएगा साथियों आपका ज्योति फ्लक्स का, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा एक सेकंड में उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की मात्रा को ज्योति फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। और ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक जो आपका ल्यूमेन होता है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 35 नंबर पर। लोकल एरिया नेटवर्क्स में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं होता, कंप्यूटर का, मॉडेम का, इंटरफेस कार्ड का, या केबल का। तो देखिए लोकल एरिया नेटवर्क में आपका जो है इंटरफेस कार्ड का प्रयोग नहीं किया जाता, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। बाकी कंप्यूटर मॉडेम केबल का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका देखेंगे 36 नंबर क्या देगा। विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में होता है किसमें, सेब में, चावल में, गाजर में, नींबू में, बताइए। विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में किसमें होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे गाजर में, जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। विटामिन ए जो है इसका प्रमुख स्रोत क्या है, गाजर है, हरी सब्जियां है, पालक है, पपीता है, आम है, दूध है, दही है, पनीर है, इत्यादि, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल होता है, ठीक। इसकी कमी से कौन सा, तो रतौंधी नामक रोग होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न जो है मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न जो है मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों जौ, जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर जौ, यानी कि यौ जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला अन्न था, ठीक। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता में जौ की दो किस्मों का पता चलता है। हड़प्पा स्थल जो है
बनावली से बढ़िया किस्म के जौ यानी कि यौ जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 38 नंबर, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन का, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता, बताइए। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों कान का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए कान का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए आंख, नाक, बाल, सिर, कद, रंग इत्यादि कसौटी का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 39 नंबर, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है, बताइए। रेलवे डिब्बों का जो निर्माण है कहाँ पर किया जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेरम्बूर, वाराणसी, जमशेदपुर या चित्तरंजन में। तो आपका राइट आंसर साथियों पेरम्बूर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। में जो है रेल डिब्बों का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु स्थित पेरम्बूर में किया जाता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 40 नंबर, क्या देगा? सामान्यतः निषेचन होता है किसमें, बताइए। सामान्यतः निषेचन किसमें होता है? तो देखिए, सामान्यतः निषेचन जो आपका होता है गर्भाशय में होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? क्लियर है। सामान्यतः निषेचन जो गर्भाशय में स्थित डिंब वाहिनी नली में होता है। नर जो है जनन कोशिका के शुक्राणु का मादा जनन कोशिका के अंडाणु से मिलने निषेचन कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 41 नंबर, बताइएगा राइट आंसर करो। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय मरते हैं किससे? रुधिर कैंसर से, सिरोसिस से, या यकृत या उदर कैंसर से, या हृदय पेशियों के कमजोर होने के कारण कार्डियक अरेस्ट से। तो देखिए, जो लोग नियमित रूप से अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें जो आपका सिरोसिस नामक बीमारी का जोखिम अधिक होता है। तो सिरोसिस जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? अल्कोहल के अत्यधिक सेवन के लिए लीवर सिरोसिस और कई तरह के कैंसर समेत अन्य बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 42 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। चारण आहार श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं, बताइए कैसे? इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे आपसे को। चारण आहार श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं कैसे? उत्पादक होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, या अपघटक होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे उत्पादक होते हैं, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, चारण आहार श्रृंखला के आधार यानी कि तल में जो आपके उत्पादक जीव होते हैं। ठीक है, आहार के प्रथम पोषण स्तर आपके स्वपोषित जीवों का होता है, जिसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं। द्वितीय पोषण स्तर के अंतर्गत जो आपके शाकाहारी प्राणी सम्मिलित किए जाते हैं। तृतीय पोषण स्तर के अंतर्गत जो आपके मांसाहारी प्राणियों को शामिल किया जाता है। चतुर्थ पोषण स्तर के अंतर्गत जो है मनुष्य शामिल होते हैं, जो सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 43 नंबर, भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बताइए। भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, मद्रास में, लखनऊ में। तो देखिए, केंद्रीय औसत अनुसंधान जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, इतने याद रखेंगे। ठीक है, तो जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी इस संस्था की स्थापना जो आपकी 17 फरवरी 1951 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, क्लियर सभी को? चलेंगे अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका क्या देगा 44 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था, बताइए। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को जो है किसकी राजकुमारी से विवाह करने पर जो है मुंबई दहेज में दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे पुर्तगाल की राजधानी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा तथा ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। इस अवसर पर जो है पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में जो है चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्रदान किया था। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 45 नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, बताइए। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड की बात कर रहा है। ठीक है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जो है पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर साथी यहाँ पे
कोलकाता के साथ जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जो है पंजाब को कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ जो है जोड़ता है। ठीक है, पूर्व में इस सड़क को जो है सड़क ए आजम के कहा जाता था, सड़क ए आजम कहा जाता था। ठीक है, अभी जो है इसका जीटी रोड नाम है। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे 46 में, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था बताइए। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर साथ संत तुकाराम, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 47, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? देखिए झीलों के अध्ययन को आपका लिम्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? इसके बारे में पेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? तो देखिए सेल विज्ञानों या सेलिका के अध्ययनों को पेट्रोलॉजी कहा है। टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी आपका नेटवर्क की संरचना और लेआउट को कहते हैं। ठीक है, इसके अध्ययन को, ठीक है, नेटवर्क की संरचना और लेआउट के अध्ययन को आपका टेपोलॉजी कहते हैं। और हाइड्रोलॉजी जो है आपका देखिए तो जल विज्ञान के अध्ययन को हाइड्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को? तो झीलों के अध्ययन को आपका देखिए लिम्नोलॉजी कहते हैं, इतना याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 48 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें जो है द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण बताइए। सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें जो आपका द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पे संघीय प्रणाली, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? सरकार की संघीय प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। ठीक है, अधिकांश देशों में यह प्रणाली जो है पाई जाती है। इस प्रणाली में जो है संसद राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बनती है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक, क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आपका 49 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। शिलालेखों में किस राजा को जो है देवाना देवाना प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय कहा गया है बताइए। शिलालेखों में किस राजा को जो है देवाना प्रिय यानी कि प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया है? बिंदुसार को, चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को या हर्ष को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे अशोक को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको जो है शक्तिशाली नोबलों में एक समूह तुर्कान ए चिलनगाही के विनाश का श्रेय दिया जाता है बताइए। निम्नलिखित में से किसको जो है शक्तिशाली नोबलों के एक समूह तुर्कान ए चिहलगानी के विनाश का जो है श्रेय दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो साथियों बलबन को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबल के नाम से जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था तथा इसने जो है तुर्कान ने चिलनगाही को समाप्त कर दिया था। ठीक है, चिहलगानी को समाप्त कर दिया था। ठीक है, ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती हो आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप को जो क्लासेस आती हो अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे। आपको क्लास कैसी लगे तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय बात। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।